जय हिंद साथियों। शक तो होता है इस देश के भीतर में जो चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के शक तो होता है, जिसका इजहार बार बार तमाम राजनीतिक दलों ने भी किया है। यह शक का मामला सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे तक पहुंचा है। इस शक को लेकर के चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया गया है, लेकिन बावजूद इसके शक कम नहीं हो रहा। और इस शक का बढ़ क्यों गया और मौजूदा समय में यह क्यों लगने लगा है कि चुनाव आयोग को भी अपने हाथों की कठपुतली बनाने की दिशा में भाजपा सत्ता कहीं आगे बढ़ तो नहीं चली है। क्योंकि आप एक एक कदम सीढ़ी पे बढ़ाइएगा तो सबसे पहले आपके पांव तले सीबीआई नजर आएगी। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने ही तोता कहा था, लेकिन उस वक्त कौन जानता था इस देश में चीफ जस्टिस राज्यसभा में पहुंच जाएंगे रिटायर्ड होने के चंद दिनों के बाद, और उनके जरिए जो फैसले थे वह इस देश की सत्ता को राजनीतिक तौर पर लाभ पहुंचा रहे होंगे। यह भी दो आकलन हुए, लेकिन फिर भी शक क्यों होता है? यह शक सीबीआई से शुरू होता है तो क्या ईडी पर आकर के थम जाता है, रुक जाता है? बिल्कुल नहीं। ईडी पे कहीं थमता नहीं है तो क्या इनकम टैक्स तक आकर के थमता है? यहां भी नहीं थमता। इस देश के भीतर में सूचना आयुक्त हो या विजिलेंस डिपार्टमेंट हो, सीबीसी हो या सीएजी क्यों ना हो, हर चीज को लेकर के इस देश में शक की गुंजाइश लगातार बड़ी होती चली गई। लेकिन यह कहां किसी को पता था कि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए मौजूदा समय में सत्ता चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंची जाएगी और इस देश के भीतर में जितने भी संस्थान हैं सबको राजनीतिक तौर पे सत्ता ने अपना हथियार और औजार, अस्त्र और शस्त्र कहीं पर ढाल भी बनाया। अब पार्लियामेंट भी इसका शिकार हो चला है। राजनीतिक दलों से पूछिएगा तो कहेंगे कि संसद तो बहुत पहले ही इस सत्ता में हड़प लिया है, जहां पर अपनी बहुमत की ताकत से संवैधानिक फैसले जो सुप्रीम कोर्ट लेती है उसे भी बदलने की राह पर निकल पड़ी है सत्ता। अगला और पहला सवाल आज का क्या, कल से जो विशेष सत्र संसद का सरकार ने बुलाया है वह सिर्फ अपने लाभ को लेकर के बुलाया है, या उसे डर लगने लगा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं वह निपट ना जाए, उससे पहले का ताना बाना बुनने के लिए बुलाया है? इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल, यह ताना बाना क्या है? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के है। अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो 3 लोग करते, उसमें एक विपक्ष का नेता होता, उसमें चीफ जस्टिस होते और प्रधानमंत्री होते, यानी सीधे नजरिए में अगर समझे कि इस देश के भीतर में कोई कहे कि तानाशाही चल रही है तो 2-1 से प्रधानमंत्री हार जाते नियुक्ति को लेकर के। तब चीफ जस्टिस स्वतंत्रता, ट्रांसपेरेंसी इन सब को देखते, और विपक्ष बिल्कुल नहीं चाहता कि सत्ता के अनुकूल कोई सेक्रेटरी या रिटायर्ड सेक्रेटरी इस देश का चुनाव आयुक्त हो। तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटने के लिए एक बिल लाया गया। अब उस बिल को पूरे तरीके से पार्लियामेंट जो विशेष सत्र बैठ रहा है उसमें पास करा लिया जाएगा। तो क्या यह एक सबसे बड़ा मामला है? क्योंकि चुनाव आयुक्त रिटायर्ड हो रहे हैं फरवरी में। हालांकि यह समझ लीजिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त एक होते हैं, बाकी 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इससे पहले चुनाव आयुक्त को लेकर के जो सवाल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा उसमें सिर्फ एक ही बड़ी बात थी कि अगर सरकार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी तो वह चुनाव आयुक्त सरकार से सवाल कैसे करेगा। और इस वक्त राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सितंबर 2020 में उनकी नियुक्ति हुई थी। 2022 18 मई को वह मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए। उनकी रिटायरमेंट की तारीख है फरवरी 2025। दूसरे चुनाव आयुक्त जिसको लेकर के सवाल उठे थे वह दरअसल उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी थे, जो वहां पर कैबिनेट सेक्रेटरी थे या मुख्य सचिव हुआ करते थे। ठीक यूपी इलेक्शन से पहले अनूप चंद पांडे की जब नियुक्ति हुई तो बहुत बड़ा बवाल हुआ था। कहा गया था कि यूपी इलेक्शन के मद्देनजर उनकी नियुक्ति करने जा रहे हैं, लेकिन बात आ गई कि तब तूल पकड़ा ये बात जब अरुण कुमार गोयल चुनाव आयुक्त के तौर पर नवंबर 2022 में नियुक्त होते हैं 21 नवंबर को, और समूचा विपक्ष और इस देश के तमाम स्वयंसेवी संगठन भी कहते हैं कि यह कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति डीआरएस ले और 24 से 48 घंटे के भीतर इस देश का चुनाव आयुक्त बन जाए।
जबकि चुनाव आयुक्त को चुनने की एक पूरी प्रक्रिया है। उसके लिए एक टीम होती है जो कि पूरी की पूरी कमेटी के जरिए चीजें को पास करती है और आखिर में नाम प्रधानमंत्री के पास जाता है जिसपे राष्ट्रपति मुहर लगाते हैं। लेकिन जो पद बीते 5-6 महीने से खाली है, उस पद पर उस व्यक्ति को एक झटके में बैठा दिया गया जो तुरंत डीआरएस लेकर के आया था। तो नया सवाल उसके आगे का है। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है कि दरअसल 3 लोग नियुक्त करेंगे, उसमें एक व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे यानी सीजेआई, एक प्रतिपक्ष के नेता होंगे और एक प्रधानमंत्री होंगे। तुरंत सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाया और तय किया कि एक विधेयक लेकर के आएंगे चुनाव आयुक्त तो नियुक्ति में चीफ जस्टिस का क्या काम, और प्रधानमंत्री ही उस तीसरे शख्स को नियुक्त करेंगे जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री के इशारे पर होगा। और संयोग ऐसा देखिए कि 2024 को लेकर के इस देश की राजनीतिक का तापमान जब बढ़ने लगा है और इसके संदेश आने लगे हैं कि मुश्किल तो मौजूदा सत्ता के साथ है, तो क्या चुनाव को अपने अनुकूल करने के लिए कोई सरकार करा सकती है क्या? सामान्य तौर पर समझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। लेकिन दूसरी परिस्थिति को आप समझिए कि अनूप चंद पांडे रिटायर्ड हो रहे हैं फरवरी 2024 में। नोटिफिकेशन 2024 के चुनाव का आएगा मार्च के आखिरी हफ्ते में या अप्रैल के पहले हफ्ते में, यानी उनके आने के बाद आएगा। तारीख कौन सी होनी चाहिए, किस तरीके से रणनीति को जो सत्ता के अनुकूल हो, वो कितने फेज में चुनाव हो, किस राज्य का नंबर कब आना चाहिए, इस तमाम चीजें बड़ी मायने रखती है। क्योंकि चुनाव प्रचार किसी भी राजनीतिक दल के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद चुनाव की तारीखों के अनुसार होता है और इस देश के भीतर में एक दिन में तो चुनाव हो नहीं पाता। कई फेजेज में चुनाव होते हैं, 5 या 6 फेज में चुनाव होती है, क्योंकि सुरक्षा बंदोबस्त करना पड़ता है। अर्धसैनिक बलों की आवाजाही समूचे देश में चलती है। अगर कोई सत्ता को यह सहूलियत मिल जाए कि आप अपने अनुसार तारीख तय कीजिए, हम चुनाव का ऐलान कर देंगे, यह पहली सहूलियत हुई। दूसरी सहूलियत मिल जाए कि हम जो भी करेंगे यानी राजनीतिक तौर पर विचार कर जो भी हथकंडे अपनाएंगे उस पर कोई भी उंगली चुनाव आयोग नहीं उठाएगा। विपक्ष अगर उठाएगा भी तो चुनाव आयोग उसे खारिज कर देगा और उसका कोई मतलब बचेगा नहीं, यानी दूसरी सुविधा हो गई। तीसरी सुविधा इस दौर में कि जो ट्रांसपेरेंसी चुनाव को लेकर के होती है और कहा जाता है कि बड़ी स्वतंत्र चुनाव होते हैं और इसके दायरे में हर राजनीतिक दल को बराबर की ताकत मिलती है और बराबर तरीके से चुनाव प्रचार करने के अलग अलग मंच भी बराबर तौर पे मिलते हैं। लेकिन अगर उसमें भी हेरफेर हो गया और सत्ता के अनुकूल स्थिति है तो फिर क्या किया जाएगा? और यही सवाल जब अरुण कुमार गोयल की नियुक्ति हो रही थी तब सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कैसे कोई व्यक्ति किसी का नियुक्ति करे और उस व्यक्ति से नियुक्ति हुआ शख्स सवाल करे, यह इम्पॉसिबल है। सरकार के पास यह कोई जवाब नहीं था इसका। सरकार का कहना था कि नियम कायदों का पालन किया जा रहा है, प्रोटोकॉल अपने तौर पर जो भी कहता है उसी अनुसार चुनाव आयोग चुनाव। बहरहाल इस सब के बाद फरवरी में 2024 में नया चुनाव आयुक्त मिलने वाला है जो कि अनूप चंद पांडे रिटायर्ड होने वाले हैं। उनके बदले जो भी शख्स आएगा और उसके बाद 2024 के चुनाव को लेकर के जो तमाम राजनीतिक दल जो भी सवाल उठाएंगे उन सवालों का जवाब चुनाव आयुक्त के जरिए सर्वसम्मति से निकलना चाहिए। यानी 3-0 का रेट हमेशा होना चाहिए, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी दोनों चुनाव आयुक्त भी एक सुर में नजर आने चाहिए, अन्यथा बड़े राजनीतिक सवाल इस देश के भीतर हो जाते हैं। तो जो इस तीसरा शख्स निकल करके आएगा चुनाव आयुक्त के तौर पर, यह किसी को नहीं पता कि वह कौन होगा। चुनाव की प्रक्रिया इस दौर में जो कहती है वो बिल्कुल साफ तौर पे कहती है कि एक 40 सदस्य की एक पूरा लिस्ट बनाई जाती है और उस लिस्ट को बनाने के बाद सर्च कमेटी को उसे सौंपा जाता है। सर्च कमेटी कौन होंगे, उसमें कौन शामिल होंगे, कौन लीडर होते हैं? उसके लीडर होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के कोई अधिकारी, उसके साथ कोई 2 अन्य सेक्रेटरी होते हैं। और संयोग देखिए इस समय में कैबिनेट सेक्रेटरी भी
सरकार के एक्सटेंशन पे, कई कई सेक्रेटरी सरकार के एक्सटेंशन पर काम कर रहे हैं, यानी उन्हें रिटायर्ड हो जाना चाहिए था, लेकिन वह अभी भी मौजूद हैं। तो इस देश के भीतर में चाहे ईडी का जिक्र हो, चाहे सीबीआई का जिक्र हो, चाहे सीएजी का जिक्र हो, चाहे सीबीसी का जिक्र हो, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो सरकार सबकी नियुक्ति करती है और सबकी नियुक्ति के बाद इन संस्थानों के भीतर से सरकार को लेकर कोई सवाल कभी उठ नहीं पाता। लेकिन यह सवाल तो आगे का है, यह तो इस देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, यह तो इस देश के भीतर के चुनाव को से जुड़ा हुआ है। ठीक नोटिफिकेशन से 1.5-2 महीने पहले या कहे 1.5 महीने पहले ही एक नए चुनाव आयोग की नियुक्ति सरकार करेगी, और सरकार अगर नहीं कर पाई, और जरा एक क्षण के लिए सोच लीजिए कि फरवरी में चुनाव आयोग की नियुक्ति होनी है और उसमें प्रतिपक्ष के नेता की मौजूदगी, चाहे वह अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कोई एक शख्स बैठे, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री बैठे और तीसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे, तो क्या सरकार की मनमर्जी चल पाती? बिल्कुल भी नहीं चलती। जो चुनाव आयुक्त होता वो बिल्कुल निष्पक्ष होता। एक हद तक कोई भी कह सकता है कि 3 धाराएं मिलकर के एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को, व्यक्ति को नियुक्त कर रही है जो एक लिहाज से बड़ा मान्यता प्राप्त कॉन्स्टिट्यूशनल स्वतंत्रता को लिए हुए शख्स है, तो गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए थी। तो गड़बड़ी फिर कहां से शुरू हुई? फिर शुरू हुई सरकार ने कहा नहीं, हम ही तय करेंगे कौन होगा चुनाव आयुक्त, और संयोग से 2024 से पहले हमें एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी करनी है। तो क्या संसद सत्र का पूरा ढांचा, पूरा खांचा क्या रसा बसाया गया है और बताया गया कि दरअसल हम इसलिए संसद सत्र को बुला रहे हैं क्योंकि हमारे जहन में एक नहीं 4 विधेयक हैं। बाकी 3 विधेयकों के बारे में मत पूछिए, वो कल से आपके सामने आई जाएगा, जानकारी हमें भी है, लेकिन इसका मतलब बताना सिर्फ इतना है कि एक बिल को अगर निकाल दीजिए तो बाकी 3 बिलों अपने आप ध्यान ही नहीं दीजिएगा, लेकिन एक बिल के आश्रय बाकी 3 पिलर अपने 3 बिलों के और खड़े कर दिए और उसके बाद कहा कि हम संसद में चर्चा करेंगे भारत की उपलब्धियों को लेकर के, 75 वर्ष को लेकर के, इस दौर को लेकर के, दुनिया में भारत को पहचान को लेकर के, भारत के अर्थनीति में कितना बड़ा छलांग भारत ने लगा दिया, सबको लेकर के चर्चा होगी। तो कोई भी सवाल इस दौर में संसद के बीच का गूंज पाएगा कि प्रधानमंत्री इस दौर में क्यों खामोश हो जाते हैं किसी भी गंभीर मुद्दे पर? जो कॉर्पोरेट रैकेट जो हिडेनबर्ग के बाद है उस पर क्यों खामोशी बरती प्रधानमंत्री? क्या कोई पूछ पाएगा इस देश के भीतर में अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों के साथ क्या कुछ हुआ? उसमें एक बीजेपी का सांसद था, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश क्यों रहे? कोई पूछ पाएगा इस देश में महंगाई का आलम क्या हो चला है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है? कोई पूछ पाएगा क्या इस दौर में पीपीएस का पैसा भी लोग निकाल रहे हैं कि जिंदगी पटरी पर कम से कम आ जाए, 2 जून की रोटी के लिए भटकना ना पड़े? इस दौर में कोई पूछेगा डिग्रीधारी युवाओं की स्थिति क्या है? नहीं पूछेगा। हम उल्लास, उत्साह और उपलब्धियों के साथ इस संसद की नई इमारत के भीतर एक खास मुहूर्त वाले दिन एक शानदार तरीके से जश्न में भारत के लोकतंत्र को तब्दील किया जाएगा। और उस जश्न के पीछे की हकीकत कि हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में जाना है तो अपने अनुकूल उससे पहले एक परिस्थिति बनाकर रखे, क्योंकि सरकार का 2 मन अभी भी है। क्या चुनाव पहले करा दे या चुनाव आखिरी दिन तक रोके रहे? आखिरी दिन तक रोकने का मतलब है एक नए चुनाव आयोग की नियुक्ति करना। अभी कराने का मतलब है तीनों अपने अनुकूल है, तीनों की नियुक्ति मौजूदा वक्त में सरकार रही है। बहरहाल जो बिल आया उसमें भी कई सवाल एक झटके में खड़े कर दिए, क्योंकि उस बिल के भीतर जो राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के जो नियम है और नोटिफिकेशन है वो बहुत साफ तौर पे कहता है कि जो चुनाव आयोग की, जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो सरकार की रैंकिंग होती है, उस रैंकिंग में वो 9A पर आता है। 9A का मतलब ये हुआ है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वह तो उनसे नीचे होगा 11th रैंक पे, लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इस देश में उनकी रैंकिंग 7th नंबर पे आती है। यानी कैबिनेट रैंकिंग से छोटा होगा मुख्य चुनाव आयुक्त। कि तो क्या अपने सीनियर को डायरेक्शन दे पाने की स्थिति में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? यह सवाल तो कोई भी पूछ सकता है कि आपकी रैंकिंग 9A है, 9th रैंकिंग होती है सुप्रीम कोर्ट के जजों की, और उनसे उनके बाद 9A की 9A जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की, कैबिनेट से मिनिस्टर का जो है
वो 7th और स्टेट मिनिस्ट्री का 10th होती है। तो कैबिनेट मिनिस्टर को चुनाव की गड़बड़ी करता है चुनाव आयुक्त, तो क्या कर पाएंगे? यह सवाल बहुत मुश्किल नहीं, क्योंकि जब आप रैंकिंग तय कर रहे हैं, उस रैंकिंग में तमाम ओहदा आप राज्य मंत्री के लगभग ला करके खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर से कम ला रहे हैं। और इलेक्शन के पीरियड में जो प्राइम मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, अगर आपका ओहदा कम हो तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आप डायरेक्शन में दे पाने की स्थिति में नहीं होंगे। अगला सवाल यह है कि जब ये नोटिफिकेशन आया है तो क्या आने वाले वक्त में सरकार कोई ऐसा संशोधन भी इसमें कर देगी, इसके बाद जहां पर चुनाव आयुक्त को हटाने की ताकत भी उसके हाथ में आ जाए? हो सकता है जब इस तरह के नोटिफिकेशन और उनकी कैटेगरी नीचे आ रही है, क्योंकि नया बिल जो होगा वो अब नए बिल के तौर पर उसकी पहचान होगी, जो चुनाव आयोग अधिनियम 1991 के तहत जो खत्म हो गया और नए अधिनियम के तहत यह चीजें सामने आकर के खड़ी हो गई। और शायद इसीलिए भी जिन मुखियाओं का पर सवाल उठे हैं, उसमें सीबीसी आता है, उसमें सीबीआई आता है, उसमें ईडी आते हैं, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं है। तो फिर अगला सवाल है कि इनकार नहीं है तो ये इनकार चुनाव आयोग को लेकर के भी आने वाले वक्त में तो नहीं हो जाएगा? यहाँ पर पूर्व चुनाव आयोग के एसवाई कुरैशी साहब, हमको लगता है कि बतानी चाहिए कि उन्होंने कल ही एक इंटरव्यू में कहा था कि चुनाव आयुक्तों को सेवा शर्तों को कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर करना एक भूल है। और पिछले सालों में सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त की जो अपनी एक उनकी सैलरी भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के बजाय कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर कर दिया। यहां तक वो कहते हैं हो सकता था, ठीक है, लेकिन चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक पद है, जबकि सूचना आयोग और सतर्कता आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो क्या सरकार वाकई प्रस्तावित बिल के प्रावधानों को संशोधित भी कर सकती है? इससे कोई इनकार नहीं है। अब इसका दूसरा हिस्सा निकल करके आता है, इस दौर में सरकार थर थर क्यों कांप रही है, जब इस देश के भीतर में उसने इतना काम किया है कि उस काम को अगर हम गिनाने लगे तो समूचे देश के भीतर में आपको संपन्नता दिखाई देगा। आप कहेंगे कि इतना शानदार देश, और प्रधानमंत्री मोदी ने तो कमाल कर दिया है। अगर आपके उसकी 10 योजनाओं का जिक्र आपके सामने करें, उसमें जितने लोगों को लाभ मिला, जो सरकार बार बार बताती है, अगर उसको भी बताना शुरू करे तो आप वाकई कहेंगे कि सरकार को चुनाव की आयुक्त की क्या जरूरत है, या किसी भी ईडी और सीबीआई की जरूरत क्यों थी? बिल्कुल भी नहीं थी। यह तो देश सेवा में निकले हुए हैं, और देश सेवा का पाठ जनधन योजना से शुरू किया जाए तो 50 करोड़ 34 लाख लोगों को लाभ मिला। मुद्रा लोन 43 करोड़ लोगों को लाभ हो गया। सौभाग्य योजना तकरीबन 31 करोड़ लोगों को लाभ हो गया। क्या दिक्कत है? जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वह भी शहरी इलाकों में 1 करोड़ 18 लाख लोगों को घर मिल गया, और गांव में 2 करोड़ 94 लाख लोगों को घर मिला है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? हर घर नल योजना में भी 13 करोड़ घरों में साफ पानी पहुंचा चुके हैं। स्वच्छ भारत के तहत 10 करोड़ शौचालय बना चुके हैं। जो आयुष्मान भारत है उसमें तो 50 करोड़ लोगों को लाभ होने वाला है, जो इलाज का लाभ मिलने वाला है। जो किसान सम्मान निधि योजना है उसमें भी तो लगभग 9 से 11 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ हर 3 महीने के बाद मिल जाता है, हर 4 महीने पे मिलता है, 2-2 हजार रुपये करके साल में 6,000। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ 58 लाख रसोइयों के घर में जहां महिलाओं को लाभ है। सुकन्या योजना, वहां पर कितनी बेटी बचाई, वह उसके आंकड़े बताते कि लाभालाभ इस देश के भीतर में लगभग 18 से 20 करोड़ बेटियों को हो गया। यह तमाम आंकड़े सुनने के बाद आपके जहन में एक सवाल और आएगा, और हाँ, गरीब कल्याण योजना भी तो है जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। तो एक क्षण के लिए आप सोचिए कि कभी भी लाख का जिक्र नहीं किया, हम करोड़ों का जिक्र किया है। इस देश के भीतर में तमाम संख्या को अगर जोड़िएगा आप तो यह तकरीबन 125 करोड़ को पार कर जा रहा है। तो 140 करोड़ की जनसंख्या में 125 करोड़ यानी 125 करोड़ लोगों को सरकार जिस लिहाज से लाभ दे दिया है, 125 करोड़ लोगों को लाभ मिला है 140 करोड़ में से, तो दिक्कत क्या है? और तमाम योजनाएं सरकार ने पोटली खोल डाला है, फिर भी सरकार को क्यों चाहिए चुनाव आयुक्त? फिर भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्यों चाहिए चुनाव आयुक्त? उसके जवाब में कुछ सवाल बहुत साफ तौर पर है जो इस स्पेशल संसद सत्र में चर्चा में नहीं आए।
उस चर्चा में नहीं आएगा इस देश का टूटता हुआ फेडरल स्ट्रक्चर, वो चर्चा में नहीं आएगा इस दौर में जो खास तौर पर कॉरपोरेट घोटाला स्कैम हुआ, उसके ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्यों नहीं बनी, यह नहीं चर्चा में आएगा। यह चर्चा में नहीं आएगा कि इस देश की इकोनॉमी कैसे फेल हुई, महंगाई कैसे बढ़ती चली गई, आरबीआई के सामने क्या मुश्किल आ गया, इस दौर में बैंकों का हालत क्या हुआ, इस चर्चा में कहीं शामिल हो सकता है जिक्र कि बैंक तो लाभ हो गया, उस लाभ के पीछे 13 लाख करोड़ रुपए के सबके लौटा दिए, वापस कर दिए या रिटर्न ऑफ कर दिए, ये कोई बताएगा नहीं इस दौर में। जिन कॉर्पोरेट को जिस तरीके से पीएसओ हटाएगा, कोई जिक्र इसका भी नहीं होगा। मैसेज क्या है? मैसेज पहला यही है कि भारत की संसद को भी राजनीतिक हथियार के तौर पर मौजूदा वक्त में सत्ता इस्तेमाल करने से चूक नहीं रहा है। दूसरा सच यह है कि विपक्ष की इतनी ताकत नहीं और शायद उसके पास इस देश के लोकतंत्र को संभालने का वह विजन नहीं, जहां वह खुद को जनता के साथ खड़ा कर दे और इस देश को इस पाठ को जानकारी दे कि हम किस दिशा में आगे जा चुके हैं। और तीसरी परिस्थिति है कि जब डेमोक्रेटिक सेक्टर में जब चुनाव आयोग को भी सरकार के हाथ में होगा तो वहां बचा क्या, और जब कुछ भी नहीं बचा तो फिर संसद बची है ना, वहां पर आपने बहुमत से जिता दिया तो जैसी इच्छा वैसे करेंगे और उसी अंदाज में अगले 5 दिनों तक जो कल से शुरू होगा आपको कल से नारों से की गूंज सुनाई देगा। आप सिर्फ इंतजार कीजिए कल का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।